स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आनंद परमार क्लासेस पर। और मैं आनंद परमार आपका स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत की श्रृंखला में मैं आप लोगों को यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कर्नाटक युद्ध, स्वतंत्र हुए राज्य जिसमें आपको बंगाल, अवध और उसके बाद आप लोगों को राजपूत वगैरह सब पढ़ा चुका हूं। फिर उसके बाद आंग्ल सिख युद्ध पढ़ा चुका हूं, आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ा चुका हूं, फिर ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ा चुका हूं। तो लगभग सीरीज़ बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आज का लेक्चर रहेगा 1857 की क्रांति, है ना। तो यकीन मान के चलिए कि कंटेंट बिल्कुल सटीक दिया जा रहा है आप लोगों को और बिल्कुल विस्तार से दिया जा रहा है। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बिना टाइम खराब किए अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो आज का लेक्चर रहेगा वो रहेगा 1857 की क्रांति। ठीक, अब 1857 की क्रांति क्यों हुई या इसके पीछे कारण क्या थे, असफलता के कारण क्या थे, कौन कौन राजा कहाँ कहाँ से लड़े थे, किसने कहाँ का नेतृत्व किया, ये सब विस्तार से चीज़ें पढ़ेंगे। देखो बात समझो, 1857 की क्रांति और उसके परिणाम। अब इसके पीछे कारण क्या थे तो इसको समझो कि सन 1857 का विप्लव जो है वो भारत भूमि पर ब्रितानी मतलब ब्रिटेन, है ना। ब्रिटानी का मतलब क्या है, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन राज्य के इतिहास की सबसे अधिक रोमांचकारी और महत्वपूर्ण घटना थी। यह ऐसी एक भयानक घटना थी जिसकी प्रचंड लपेटों में एक बार तो ब्रिटिश या ब्रितानी मतलब ब्रिटिश है, ब्रिटिश का अस्तित्व जलकर सिमटने वाला सा प्रतीत हो गया था। इस रोमांचकारी घटना के मूल कारण का संक्षिप्त रूप से इस प्रकार आंके जा सकते हैं। ये कारण राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक शीर्षकों में बांटे जा सकते हैं। विदेशी इतिहासकार इसके वास्तविक कारण सिर्फ सैनिक ही मानते हैं। मतलब विदेशी लोग बोलते हैं कि भैया केवल सैनिक कारण है। 1857 का विद्रोह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु यह अनेक कारणों का परिणाम था, है ना। तो अब देखो ये क्या थे कारण, इसको समझो। 1857 की क्रांति के कारण इस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और भैया ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे तो वो पामस्टन थे। ठीक, क्लियर है, ये पूछा जा चुका है परीक्षा में। अब इसके पीछे कारण क्या थे तो एक था बेटा सबसे पहला दीर्घकालिक कारण। दीर्घकालिक कारण मतलब जो बहुत दिनों से चलते आ रहे थे या बहुत सालों से चलते आ रहे थे और बेटा भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं इसके प्रति गुस्सा था, उनके मन में गुस्सा फूट रहा था विदेशी लोगों के लिए। परंतु वो निकला कहाँ पे, 1857 की क्रांति में। तो सबसे पहला क्या है, व्यवगत का सिद्धांत। व्यवगत का सिद्धांत मतलब हड़प राज करो और हड़प करो की नीति। अब इसके पीछे कारण क्या था तो भैया 1856 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, है ना। क्या नाम था इसका, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो है उसका एक सिद्धांत था कि जो भी देशी राजा हैं अगर उनके उत्तराधिकार मतलब उनका उत्तराधिकार कोई बेटा नहीं है तो वो उस राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लेते थे, मतलब गोद लेने की प्रथा नहीं चलाने देते थे, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले किसको अपनाया भैया, सतारा को। सतारा के बाद जैतपुर के बाद संबलपुर, ये कभी कभी क्रम से ही पूछ लेता है, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उसके बाद बेटा बघाट, उदयपुर, फिर झांसी, नागपुर और फिर अवध। तो 1857 की क्रांति में सबसे पहले ब्रिटिशों ने कौन सा राज्य मिलाया था, सतारा, और सबसे आखिरी में अवध। ये दोनों तो याद रखना, ठीक है, क्लियर इतनी बात है। चलो अब दूसरा है पेंशन एवं उपाधियों का अंत। अब इसके पीछे कारण क्या था तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र है नाना साहब जो धोंदूपंत है, इनकी पेंशन बंद कर दी थी तथा कर्नाटक, तंजौर एवं सूरत के राजाओं की उपाधियों का भी अंत कर दिया था। इस प्रकार डलहौजी ने मुगल बादशाह को भी लाल किला से हटने और बादशाह की उपाधि छोड़ने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो डलहौजी की इन सभी नीतियों के कारण जनता में क्या था, आक्रोश था। क्लियर है इतनी बात है। ठीक, अवध का विजय मतलब अवध का विलय क्या है तो अवध के विलय के पीछे बहुत कारण था। देखो अवध जो है यूपी में है और अवध के अंतिम नवाब थे कौन, वाजिद अली साहब। उनका एक पुत्र था बिरजिस कादिर, वो उनका उत्तराधिकारी था। परंतु जो बिरजिस कादिर था ये अल्पवयस्क था, तो व्यवगत सिद्धांत के अनुसार अवध का विलय नहीं किया जा सकता था। अतः डलहौजी ने इस पर क्या लगाया, कुशासन का आरोप लगाया और कुशासन का आरोप लगाकर इसको अवध को अपने राज्य में मिलाना चाहा। हालांकि बाद में मिला लिया था, परंतु अवध की जो महारानी है बेगम हजरत महल, इन्होंने यहाँ से क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो कभी पूछे आप लोगों से कि 1857 की क्रांति में अवध से या अवध का नेतृत्व किसने किया था तो ये किया था बेगम हजरत महल। एक था इनाम कमीशन। अब इनाम कमीशन क्या था तो 1852 ईस्वी में डलहौजी ने क्या करा था, जमींदारों और जागीरदारों की जांच के लिए इनाम कमीशन बैठाया।
तथा जांच के बाद 20,000 जागीरें जो है वो जब्त कर ली गई। और डलहौजी के इस कार्य के विरुद्ध जो है जमींदारों में क्या था, असंतोष था। ठीक है, मतलब मैंने ये पॉइंट लिखे हैं बस, पर मैं आप लोगों को विस्तार से समझा रहा हूँ ये सारी चीज़, है ना। वीडियो देखोगे आप लोग 1-2 बार तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल आगे की बात करते हैं। अगर आप लोग हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग बेटा इस नंबर पर हमको मैसेज कर दें तो आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और अगर बेटा आप लोगों को इसके प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो हमारी एक बुकलेट भी है, आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दें तो आप लोगों को बुकलेट भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, चलो अब एक प्रशासनिक विभेद। तो प्रशासनिक विभेद क्या था, तो ये था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है नए फौजदारी एवं दीवानी कानून जो है वो लागू किए गए। न्यायालय में फारसी के बदले अंग्रेजी को अपनाया गया। ठीक, तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भेदभाव किया गया, इसलिए भैया भारतीयों के मन में क्या फैल गया, असंतोष फैल गया। ठीक, ये थे आप लोगों के दीर्घकालिक कारण। अगले थे आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण में 2 याद रखना है अपने को, एक ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था और एक ब्रिटिश औद्योगिकरण की नीति। ये मैं आप लोगों को भू राजस्व व्यवस्था और औद्योगिकरण में आपको पढ़ा चुका हूँ, पर एक बार और समझ लो। देखो अब ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था क्या थी, तो ब्रिटिश भू राजस्व नीति के अंतर्गत जो किसान है उनका शोषण हुआ करता था। कैसे, तो भैया किसानों में जो है वो ऋणग्रस्तता फैल गई, भूखमरी फैल गई, गरीबी फैल गई। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश लोग बोलते थे कि आप नील की खेती करो, और नील की खेती से ज़मीन क्या हुआ करती थी, बंजर। और अगर नील की खेती बराबर नहीं आती थी तो भारतीय लोगों को वो कोड़े मारते थे, और उसके बाद भारतीय लोग जो है वो अनाज नहीं उगाते थे, तो बेटा अनाज खाएंगे कहाँ से, है ये बात समझ में। तो इसलिए बेटा उनका शोषण करने लग गए, कौन, अंग्रेज किसानों का। ठीक, अगला है ब्रिटिश औद्योगिक नीति की कारण। अब ये क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने भैया भारतीयों से बोले एक काम करो, तुम बड़े बड़े उद्योग खोलो। उद्योग कैसे, तो भैया इन उद्योगों में जो है बुनकरों, शिल्पियों आदि वर्गों में भी असंतोष था। क्यों, क्योंकि बेटा ये अंग्रेज लोग क्या करते थे, ये अंग्रेज भारतीयों से बोलते थे कि एक काम करना, आप लोग हमारे लिए ये चीज़ बनाओ, ये चीज़ बनाओ और ये चीज़ बनाओ, और तय की गई सीमा के अंदर बना के देना है। अगर नहीं बनाते थे तो एक सूर्यास्त कानून था, मतलब दी गए समय की शाम के अनुसार बेटा अगर पैसा नहीं दिया जाता था या सामान बनाकर नहीं दिया जाता था तो उनकी ज़मीनें जब्त हुआ करती थी। एक ददनी प्रथा चलती थी। अब ददनी प्रथा क्या थी कि अंग्रेज लोग जो है वो भारतीयों को मतलब बोला कि भैया 100 किलो ने आपको 1 महीने में बना के देना है या 5 दिन में बना के देना है, और अगर नहीं बना के देते थे तो वो एडवांस पैसा जो है वो भी ले लेते थे और उनके अंगूठे काट दिए जाते थे। आई बात समझ में। तो ये थे इतने कारण। अब थे सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण क्या था, तो सबसे पहला था सती प्रथा का अंत। 1829 ईस्वी में हिंदू समाज में प्रचलित सती प्रथा को क्या है, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और भारत जो है, वहाँ के लोग जो है बेटा, भारत के लोग जो है उस समय क्या थे, पुरानी सोच के थे। तो सती प्रथा खत्म करना वैसे एक अच्छी चीज़ था, परंतु रूढ़िवादिता भारत में फैली हुई थी, इसके लिए असंतोष फैल गया भारत में। फिर है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो भैया इसके द्वारा विधवा विवाह को जो है कैनिंग के द्वारा वैध बना दिया गया, और अंग्रेजों के इस कार्य के विरुद्ध जो है भारतीयों में क्या असंतोष फैल गया। हालांकि ये कुछ काम अच्छे भी किए अंग्रेजों ने कि विधवा पुनर्विवाह कर रहे थे तो अच्छी बात है, परंतु भारत में रूढ़िवादिता फैली हुई थी। ठीक है, फिर नस्ल के आधार पर भेदभाव। तो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीयों को अयोग्य, अक्षम, निम्न दर्जे का समझते थे, इसलिए बेटा भारतीयों के मन में क्या थे, असंतोष थे। ठीक, तो दीर्घकालिक कारण बता चुका हूँ, आर्थिक कारण बता चुका हूँ, सामाजिक कारण बता चुका हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला है धार्मिक कारण। अब धार्मिक कारण में क्या क्या था, तो ईसाई मशीनरी द्वारा धर्मांतरण, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, भारतीय धर्म की आलोचना। ईसाई मशीनरी द्वारा धर्मांतरण मतलब कि भारतीय लोगों को ये क्या बनाना चाह रहे थे, ईसाई बनाना चाह रहे थे। क्लियर है इतनी बातें। और 1813 में ईसाई मशीनरियों को भारत आने की क्या दे दी गई थी, अनुमति दे दी गई थी। ठीक, तो इससे क्या है, भारतीय लोग जो है वो हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो ये भारतीय लोगों का शोषण करने लगे। फिर धार्मिक अयोग्यता का नियम। धार्मिक अयोग्यता का नियम क्या था, तो इसको समझो। इसके द्वारा यह कानून दिया गया कि धार्मिक परिवर्तन से पुत्र जो है अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं होगा। इस प्रकार के कानून से अंग्रेजों ने धर्मांतरण को प्रोत्साहन का विरोध स्वरूप जनता में आक्रोश था। ठीक, क्या करते थे ये कि भैया अगर आप लोग जो है दूसरा धर्म अपना लोगे या ईसाई धर्म अपना लोगे तो आपको आपके पिता की जो है संपत्ति से आपको वंचित नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल मिलेगी, है ना। तो ये भारतीयों के मन में असंतोष फैल गया कि ये बात गलत है भैया, आप तो इसलिए लोगों को भड़का रहे हो। फिर भारतीय धर्म की आलोचना। अंग्रेजों ने कहा कि ईसाई धर्म जो है वो सर्वोपरि है और हिंदू धर्म जो है वो निम्न दर्जे का है। ऐसी बातें करी गई किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। इसलिए भारतीयों के मन में क्या था, असंतोष था। अगले थे सैनिक कारण। अब सैनिकों के मन में क्यों असंतोष आया, तो सबसे पहला है भेदभावपूर्ण व्यवहार। इसके पीछे कारण क्या था, तो भारतीय सिपाहियों के साथ वेतन और पदोन्नति में भेदभाव किया जाता था। सेना में सूबेदार के ऊपर पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था।
सेना में भारतीय सैनिकों एवं यूरोपीय सैनिकों की जो अनुपात था वो 6:1 था। मतलब सेना में भैया 6 तो मतलब अनुपात में 6 के बराबर तो बेटा क्या रहते भारतीय थे और 1 के बराबर यूरोपीय। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद बेटा जबकि सेना के कुल खर्चे के आधे से अधिक जो है वो भाग यूरोपीय सैनिकों पर खर्चा किया जाता था। सैनिक तो भैया 6:1 में रहते थे, भारतीय और यूरोपीय, परंतु सबसे ज़्यादा सैनिक भारतीय होते थे, परंतु उस पर कम खर्चा था तो यूरोपीय लोगों पे ज़्यादा खर्चा हुआ करता था, ठीक। फिर धार्मिक मान्यताओं को मनाही, इसके पीछे क्या कारण था? तो हिंदुओं को तिलक लगाने पर, मुस्लिमों को दाढ़ी रखने पर, सिखों को पगड़ी रखने पर भारतीयों ने मना किया। इसलिए भारतीयों के मन में असंतोष फैला गया, क्योंकि भैया ये अगर सैनिक जो है वो सेना में भर्ती होता था तो ये बोलते थे कि हिंदू लोग आप तिलक मत लगाओ, या आप मुस्लिम लोग दाढ़ी मत रखो, या सिख लोग आप पगड़ी मत पहनो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं सैनिकों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। फिर डाकघर अधिनियम क्या था? तो इसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक। फिर है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। तो इसके अंतर्गत सैनिकों को यह स्वीकार करना होता था कि सरकार को जहां भी आवश्यकता होगी वे कार्य करेंगे, अतः वे समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये थे भैया सारे के सारे कारण। मैं आपको धार्मिक कारण, सैनिक कारण, सामाजिक कारण, तात्कालिक कारण सभी बता चुका हूँ। अब देखिए बात करते हैं कि भैया माफ कीजिए, तत्कालिक कारण नहीं बचा, अभी तक दीर्घकालिक कारण बनाया है। दीर्घकालिक मतलब जो पहले से चलते आ रहे थे। अब 1857 की क्रांति में ऐसा था कि भैया ये जो आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई, तो इसके पीछे तात्कालिक कारण या उसी समय के कारण क्या क्या थे, तो उनके बारे में और बात कर लेते हैं। अभी यह है तात्कालिक कारण, मतलब उसी समय भैया यह आंदोलन एक तेजी से ज्वाला की तरह भड़का ये, और बेटा फटाफट जो है ये मतलब शांति भी हो गया था, ठीक है। तो देखो समझो क्या था इसके कारण। तो दिसंबर 1856 में सरकार की पुरानी जो है वो बंदूक हुआ करती थी जिसको कहा जाता था ब्राउन बेस, उसके स्थान पर नई बंदूक आई न्यू एनफील्ड रॉयल का प्रयोग होता था, और जिसके आगे का मुंह जो है वो आगे का जो भाग है वो मुंह से पकड़ना होता था, और वो गाय के मांस से बना हुआ था, और जिसके खिलाफ भारतीयों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्योंकि अपने भारत देश में बेटा गाय को जो है गौ माता माना जाता है, और वो गाय के मांस से अगर बना हुआ था तो मतलब बहुत ज़्यादा भारतीयों के मन में ठेस पहुंची थी, ठीक है। अब विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ और इसके पतन के कारण क्या थे, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है बहरामपुर उड़ीसा, ठीक है। अब बहरामपुर उड़ीसा में क्या कारण था? तो 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से क्या कर दिया? मना कर दिया, और उनकी एक टुकड़ी को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का जो है बेटा सबसे पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बहरामपुर उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। दूसरा हुआ था बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। देखो यहाँ मंगल पांडे आएंगे। तो 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का विद्रोह कर दिया। अब क्या हुआ? एजुरेंट लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन की इन्होंने क्या कर दी? हत्या कर दी। किंतु शीघ्र ही इस विद्रोह को कुचल दिया गया या खत्म कर दिया गया, और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या लगा दिया गया? फांसी लगा दी गई, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है? मंगल पांडे। कब? 8 अप्रैल को, ठीक है, 8 अप्रैल 1857, ठीक। चल आगे की बात करते हैं। अब मेरठ में क्या हुआ था भैया? तो मेरठ की छावनी से स्टार्ट हुई थी वैसे ये। तो देखो मेरठ में क्या कारण थे इसको समझो। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस का विद्रोह किया, और 9 मई 1857 को उनमें से 25 को क्या कर दिया गया? 10 वर्ष की सजा सुना दी गई, ठीक है। आई बात समझ में। अगला है भैया दिल्ली। तो मेरठ के विद्रोही जो है वो भैया 9 मई के बाद 11 मई को कहाँ पहुँचे? दिल्ली, और उन्होंने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस दौरान दिल्ली सरकार का प्रमुख लेफ्टिनेंट जो है वो बिलोवी ने भी विरोध किया, परंतु वह पराजित हो गया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर जो सेकेंड है, मतलब आखिरी जो मुगल बादशाह है, इनको भारत का सम्राट बना दिया, तथा बख्त खां को सैन्य कमांडर घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब 20 सितंबर को दिल्ली पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया। हालांकि संघर्ष में निकोलस जो है वो मारा गया था, अंग्रेज अधिकारी था ये। बहादुर शाह को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1862 में उसकी क्या हो गई भैया? मृत्यु हो गई। क्लियर है इतनी बात है, ठीक है। रंगून कहाँ है? तो रंगून है भैया म्यांमार में। कहाँ है? म्यांमार, ठीक। चल आगे की बात करते हैं। अब है अवध। अवध कहाँ भैया? लखनऊ। तो इसके पीछे कारण क्या था? तो अभी हाल बताया मैंने आप लोगों को। अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके बाद इनका बेटा था बिरजिश कादिर, और बिरजिश कादिर को राजा बना दिया गया था, और उनकी संरक्षिका जो है इनकी माता बेगम हजरत महल बनी थी, ठीक है। तो यहाँ की बेगम
हजरत महल ने अपने पति वाजिद अली शाह के बाद अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिटिश कादिर को नवाब बनाने के लिए संघर्ष जारी रखा, और जिनका सहयोग किसने किया? अहमदुल्ला ने किया। और इसमें कमिश्नर लॉरेंस की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो कभी पूछ लिया आप लोगों से कि 1857 की क्रांति में अवध के संघर्ष में किस कमिश्नर की मृत्यु हुई थी? तो लॉरेंस की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आई बात समझ में। अगला है कानपुर यूपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ विद्रोह जो है अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के नेतृत्व में हुआ, और इनके सबसे ज़्यादा सहयोगी थे कौन थे? तात्या टोपे, टीटी स्टेडियम जो भोपाल में है। परंतु हेवलॉक और कैंपबेल ने कानपुर पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और इसके बाद तात्या टोपे वहाँ से भागकर जो है वो झांसी की रानी की सहायता के लिए कहाँ पहुँच गए? ग्वालियर पहुँच गए। परंतु मानसिंह के धोखे के कारण अप्रैल 1859 में उन्हें शिवपुरी में क्या दी गई? फांसी दी गई। ठीक है, चल कानपुर समझ में आ गया। चल आगे बात करते हैं झांसी की। तो अपने पति गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई मनुबाई जो है अपने दत्तक पुत्र जो है दामोदर राव को राजा बनाना चाहती थी। 5 जून 1857 को विद्रोह इन्होंने कर दिया। यूरोज ने झांसी को घेर लिया। तो लक्ष्मीबाई जो कहाँ पहुंची? वो कालपी पहुंची। कालपी से ये कहाँ पहुंची? ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में सिंधिया की सेना भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गई, जिसकी सहायता से रानी ने काई पर कब्जा कर लिया? ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। अंततः 18 जून 1858 है ये बेटा ना, 1818 नहीं है। अंततः 18 जून 1858 में यूरोज से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को क्या हुई? प्राप्त हुई। इनके बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका नाम की एक मूवी भी है बेटा, देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, मूवी देखना बहुत अच्छी बात है, परंतु आप लोग देखा करो काहे की हिस्टोरिकल मूवी है ना। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी है, मोहन जोदाड़ो है, मणिकर्णिका है, आप लोगों की पानीपत मूवी है, ऐसी मूवी देखा करो तो उनसे सीखने को भी कुछ मिले। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था, है ना। अगर अच्छा लिख ही दिया है, अधिक जानकारी के लिए फिल्म देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है ना। और अगर आप लोग चाहोगे, आप लोग अगर डिमांड रखोगे तो आप लोग अगर चाहें तो मैसेज कर देना आप लोग कमेंट सेक्शन में कि अगर विभिन्न महापुरुष जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में, उनकी जीवनी अगर आपको चाहिए तो मैं जीवनी भी पढ़ा सकता हूँ, है ना। अभी इतिहास खत्म होगा, उसके बाद आप लोगों को जीवनी पढ़ा दूंगा 15-20 महापुरुष जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप लोग डिमांड करोगे तो पढ़ा देंगे। ठीक है, चल आगे की बात करते हैं। अब अन्य स्थान पर भी विद्रोह हुआ थे, कहाँ कहाँ हुए थे? तो बरेली यूपी में किसने करा था? तो खान बहादुर खान ने करा था। फैजाबाद में किसने करा था? मौलवी अहमदुल्ला ने कहा था। जगदीशपुर आरा बिहार में किसने करा था? तो कुंवर सिंह ने किया था। मंदसौर में किसने किया था? फिरोज शाह ने। इलाहाबाद में लियाकत अली ने, और मथुरा में देवी सिंह ने, और संबलपुर में बेटा सुरेंद्र भाई असम। क्लियर है इतनी बातें? तो इतने लोगों ने यहाँ पे क्या करा था? विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्लियर है इतनी बातें? फिर से समझो। बरेली में किसने किया? तो बरेली में किया बेटा आप लोगों का खान बहादुर खान ने। क्लियर है, आई बात समझ में? उसके बाद फैजापुर में किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने। उसके बाद जगदीशपुर या आरा में जो है वो कुंवर सिंह ने किया था। फिर मंदसौर में फिरोज शाह ने किया था। उसके बाद बेटा इलाहाबाद में किसने किया था? इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। मथुरा में किसने किया था? तो देवी सिंह ने किया था। और उसके बाद संबलपुर में किसने किया था? तो संबलपुर में सुरेंद्र भाई ने किया। सुरेंद्र है ये, है ना, सुरेंद्र भाई ने किया था। ठीक। और असम में किसने किया था? तो असम में किया था बेटा मनीराम दत्ता ने। किसने किया था? मनीराम दत्ता ने। क्लियर है? तो आप लोग 2-3 याद रखना यहाँ पे कि 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व किसने किया? तो खान बहादुर खान ने। उसके बाद फैजाबाद का याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखना जगदीशपुर आरा का किसने? कुंवर सिंह ने किया था। मंदसौर का फिरोज शाह ने, और इलाहाबाद का लियाकत अली ने। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। उसके बाद नोट, डलहौजी ने व्यवगत के क्रम में सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या करा? मिला लिया। तो सबसे पहले सतारा को मिला था और सबसे आखिरी में किसको मिलाया था? अवध को। तो अब क्या हुआ कि 1857 की क्रांति तो भारतीय लोग हार गए, तो इसके पीछे कारण क्या क्या थे उसको समझो। इसके पीछे कारण था 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। ठीक, सबसे पहला था निश्चित उद्देश्य का अभाव। अब ये क्या था तो देखो समझो। 1857 के विद्रोह में यह कहना कठिन होगा कि सभी विद्रोही जो है वो राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर लड़ रहे थे। भारतीय सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के कारण विद्रोह किया था, जिन्हें अपने लक्ष्य का पता ही नहीं था कि अपन काय के लिए लड़ रहे हैं। उसी प्रकार नाना साहब पेंशन के लिए लड़े थे, और हजरत महल और झांसी की रानी जो है वो अपने उत्तराधिकारियों को पक्ष में लड़ी थी। मतलब अलग अलग लोग लड़ तो सभी रहे थे, परंतु अलग अलग लोग अपने अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे। ठीक है। फिर था संगठन का अभाव। तो इस विद्रोह में शामिल सैनिकों के पास जो है वो केंद्रीय संगठन का क्या था?
अभाव था। अब भारतीय लोगों ने क्या करा भैया, एक जो है मतलब उन्होंने बोल दिया था कि एक अपना प्रतीक चिन्ह रहेगा, एक है कमल और रोटी, कि जिनके हाथ में कमल और रोटी दिख जाए उन्हें एक काम, वो उनसे अपने को पता लग जाएगा कि वो मतलब अपने सैनिक है। यही बात समझ में, मतलब वो अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। तो विद्रोह बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के ही प्रारंभ हो गया। पहले विद्रोह की तिथि इन्होंने 31 मई 1857 को रखी थी, परंतु बाद में 10 मई को चालू हो गया था। ये क्लियर है इतनी बात है, ठीक। चलो अगला था योग्य नेतृत्व का अभाव। इन्होंने क्या करा भैया, बहादुर शाह जफर को जो है इन्होंने राजा बना दिया, मेन लीडर बना दिया, जबकि वो खुद बूढ़े थे। उन्होंने मना कर दिया था कि मेरे को राजा मत बनाओ आप लोग, या मेरे को मुख्य व्यक्ति मत बनाओ, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, परंतु इन लोगों ने उनको बना दिया। फिर जन समर्थन का अभाव। तो 1857 में विद्रोह में जो है शिक्षित भारतीय कृषक जनजातियों को इनका सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। ये लोग अपने काम से मतलब रखते थे और मध्यम वर्ग ने तटस्थता की क्या अपनाई, नीति अपनाई, ठीक है। उसके बाद विद्रोह का सीमित स्वरूप। अब देखो इसके पीछे कारण क्या कारण थे। तो 1857 का विद्रोह जो है वो भारत के कुछ ही भागों में सीमित रहा, ज़्यादा पूरे भारत में जो है ये फैला नहीं, ठीक। देसी नरेश और सामंतों की गद्दारी, मतलब देसी नरेशों ने बेटा पंजाब के सिख सरदार, कश्मीर के गुलाब सिंह, ग्वालियर के सिंधिया और मंत्री दिनकर, उसके बाद हैदराबाद के मंत्री सालारगंज, भोपाल की बेगम और नेपाल के मंत्री जंग बहादुर की स्वामी भक्ति अंग्रेजों के साथ थी। एक बात में, क्योंकि ये लोग जो है बेटा ये भारतीयों से ज़्यादा किनका साथ दे रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, ठीक है। अगला है दिल्ली का महत्व ना समझ पाना। तो देखो दिल्ली जो है वो एक शक्ति थी, ये मान के चलो रीढ़ थी वो। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि बेटा मेन जो विद्रोह फैला था वो दिल्ली से ही फैला था। तो भारतीय लोगों को दिल्ली का महत्व नहीं था। इन्होंने क्या दिल्ली को अपना गढ़ नहीं बनाया, जबकि अंग्रेजों ने दिल्ली को अपना गढ़ बना लिया था, ठीक। फिर एकता का अभाव। भारतीय लोगों में बेटा पूरी एकजुट एकता नहीं थी, इसलिए बेटा ये जो है एकता का अभाव पाया गया। फिर अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां, कुशल नेतृत्व। अंग्रेज जो है वो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तो उनकी जो है मतलब कुशल नेतृत्व था उनके लोगों के पास, ठीक है। आई बात समझ में। चलो तो ये थे असफलता के कारण। अब उसके बाद क्रांति पर मत, कि 1857 की जो क्रांति है ये आखिर क्यों हुई, इसके पीछे का कारण क्या था। तो बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारे मत दिए, तो इसके पीछे अपन जो है कुछ कारण देख लेते हैं कि क्या क्या कारण थे, और विभिन्न लोगों ने या विभिन्न महापुरुषों ने या विभिन्न लोगों ने इसके पीछे क्या मत दिए। तो लॉरेंस और सीले, ठीक है। अब बात समझो माफ कीजिएगा, ठीक। लॉरेंस, एक सीले, एक होम्स, एक सर सैयद अहमद खान ने इसे सैनिक विद्रोह कहा, ठीक है। क्या कहा इन्होंने, सैनिक विद्रोह कहा, ठीक है। और सर सैयद अहमद खां 1857 की क्रांति पर लिखने वाले पहले भारतीय थे। तो 1857 की क्रांति पर लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सर सैयद अहमद खां। और लॉरेंस, सीले, होम्स और सर सैयद अहमद खान ने इस 1857 की क्रांति को क्या कहा कि भैया एक सैनिक विद्रोह था, मतलब सैनिकों ने विद्रोह किया था। फिर दो व्यक्ति थे आउटरम और टेलर। इन्होंने कहा कि हिंदू, ये मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, ये हिंदू और मुस्लिम के बीच क्या था, ये षड्यंत्र था। आउटरम और टेलर ने कहा ये बात। फिर बेंजामिन डिजरेली ने इसे क्या कहा, तो राष्ट्रीय विद्रोह जो है क्रांति पर लिखने वाले पहले लेखक थे। तो बेंजामिन डिजरेली जो है ये राष्ट्रीय विद्रोह पर लिखने वाले पहले लेखक थे, और राष्ट्रीय विद्रोह पर या 1857 की क्रांति पर लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये सर सैयद अहमद खान। एक याद रखना, वीडी सावरकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडी सावरकर की किताब है बेटा इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अनुसार क्या था, तो इन्होंने कहा था कि यह संग्राम जो है ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो बहुत सारे मत है, परंतु आपको एक ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि वीडी सावरकर ने कहा कि अपनी किताब में इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कि यह स्वतंत्रता संग्राम जो है ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था और यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। और इस पर लिखने वाले पहले व्यक्ति थे बेंजामिन डिजरेली, और लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे, सर सैयद अहमद खां। तो ये था आप लोगों का 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति के परिणाम भी देख लो क्या क्या थे। तो देखो अब भारतीयों को पता लग गया कि भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जो है वो जागृत हो गई। मतलब भारतीय लोग जो है वो समझ गए थे कि अपने को एकजुट होना पड़ेगा। यही बात समझ में। और अंग्रेज़ों को भी पता लग गया था कि अब भारत में जो है भैया ज़्यादा राज अपने को करने नहीं देंगे ये। यही बात समझ में। तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश क्राउन लागू कर दिया गया। अब ब्रिटिश क्राउन क्या था,
पहले बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, स्वीडिश आए थे, अंग्रेज आ गए थे, फ्रांसीसी आ गए थे। तो ये जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, ये क्या करती थी, अपनी मनमानी करती थी और भारतीय लोगों पर जुल्म करती थी। तो इसको ख़त्म करके भारत में एक ब्रिटिश क्राउन लगा दिया गया। मतलब अब जो है भारत का पूरा साम्राज्य किसके द्वारा चलाया गया था, तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब था ब्रिटिश क्राउन। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा तथा भारत सचिव का एक पद बनाया जा गया, और जिसकी सहायता से 15 सदस्यों की एक क्या बनाई गई, परिषद बनी गई, जिसमें 8 व्यक्तियों की नियुक्ति जो है वो तो सरकार के द्वारा करी जाएगी, और 7 व्यक्तियों की जो नियुक्ति हुई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होनी थी। ठीक है, 15 सदस्यों की भारत सचिव के लिए एक पद बनाया गया 15 सदस्यों के लिए। और भारत सचिव कहाँ बैठता था, वो इंग्लैंड में बैठता था, और उसका खर्चा किसको देना था, वो भारतीय लोगों को देना था। जिसमें 15 सदस्यों की कमेटी हुआ करती थी, जिसमें 8 सदस्यों की नियुक्ति जो है वो सरकार के द्वारा और 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होनी थी। क्लियर है इतनी बातें? तो ये था आप लोगों का 1857 की क्रांति। मैंने आप लोगों को बिल्कुल एकदम विस्तार से समझा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, अगर बेटा थोड़ा भी डाउट बचे तो ये वीडियो को 1-2 बार, 2 बार, 3 बार देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस नंबर पर 9575322928 इस पर मैसेज कर देना, तो आप लोगों को ग्रुप से ऐड कर लिया जाएगा। और अगर आप लोगों को इतिहास की बुकलेट चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर देना, तो आप लोगों को बुकलेट दे दी जाएगी। ठीक है, चल और भी अच्छे वीडियो के लिए बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चल अगला वीडियो जो है आप लोगों का और 1857 की क्रांति में जनजातीय विद्रोह, कृषक विद्रोह ये रहेंगे। तो अगले वीडियो में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।